हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8। और आज के लेक्चर में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, किस तरह से इंडक्टर अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, उसका इक्वेशन, डेरिवेशन और उसके ऊपर क्वेश्चन सब कुछ हम करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन टॉपिक को कतई इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या पता अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर तो आप पछताओगे कि मैंने इतना छोटा सा टॉपिक नहीं किया, उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया। तो लेक्चर छोटा होगा, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान से नोट कर लेना। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखो, टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर LR सर्किट बना के। एक सर्किट लेते हैं जिसके अंदर मान लो एक इंडक्टर है, मान लो इस सर्किट के अंदर एक रजिस्टर है और यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्टेड हुआ है इस तरह से हमने, और यहाँ पर एक स्विच लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो मान लेते हैं कि करंट जो है इनिशियली ग्रोइंग फेज में, बिकॉज यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। तो जैसे हम स्विच यहाँ पर S को क्लोज करेंगे तो यहाँ से जो है करंट फ्लो करना शुरू होगा और धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेगा। इसका पूरा लेक्चर हम जो है कर चुके हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट। तो टॉपिक मान लो ग्रोथ ऑफ द करंट है। यहाँ पे करंट आई है, बिकॉज ग्रोथ फेज में है तो करंट जो है इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, दोनों में एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही आएगा, बात ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक केस ले रहा हूँ जिसके अंदर करंट जो है इंक्रीजिंग है, मतलब वेरिएबल करंट है। तो करंट वेरिएबल और फ्लक्स जनरेट होगा, EMF इंड्यूस होगा। यहाँ पर ये इंडक्टर है जिसका L है, मतलब इसका सेल्फ इंडक्टेंस, और मान लो रेजिस्टेंस है जो कि R है। ठीक है, तो अब t=0 पर जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो यहाँ पर करंट इंक्रीज करेगा और इंडक्टर चाहेगा कि वो करंट को डिक्रीज करे। तो इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन ऐसा बनाएगा कि एग्जिस्टिंग करंट को अपोज करे, इसलिए अपना जो यहाँ पर पोलैरिटी बनाएगा बैटरी का, देखो ध्यान से, इस तरह से बैटरी का पोलैरिटी बन जाएगा, है ना, प्लस और माइनस। भाई करंट यहाँ पर ऐसे जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट जो है, देखो ध्यान से, इंड्यूस्ड करंट कुछ इस तरह से निकलना चाहिए तो ही एग्जिस्टिंग करंट को अपोज कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर बैटरी का टर्मिनल कुछ इस तरह से बन पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट इंक्रीजिंग था, इंडक्टर चाहेगा कि करंट को डिक्रीज करे। इसके बारे में हम 2-3 लेक्चर कर चुके हैं, तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा आपका। अब इसके अंदर हमने फिर यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाया था, हमने क्लोज लूप में हमने किरचॉफ लॉ लगाया था। मान लो हम डायरेक्शन हमारा मूवमेंट का ये है, तो किसी भी एक पॉइंट से शुरू करें तो घूम फिर के उसी पॉइंट पर आएंगे, तो उसका समेशन ऑफ डेल्टा V 0 होता है। तो हम यहाँ पर वो लॉ लगा देते हैं, समेशन ऑफ डेल्टा V = 0। तो उससे क्या हो जाएगा, मान लो इसका ये V है तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस से प्लस। ठीक है, माइनस से प्लस तो प्लस, तो V यहाँ पे देखो पहुँचे यहाँ पे, तो प्लस से माइनस तो माइनस। और इंडक्टर के अक्रॉस वो क्या होता है, EMF की वैल्यू माइनस ऑफ L/di/dt। डायरेक्शन हमने खुद से असाइन कर दिया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव से नेगेटिव गया तो यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, और रजिस्टर्स के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए -IR = 0। तो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं कि V = L/di/dt + IR, हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। और बाद में हमने क्या किया था, इसके ऊपर करंट का डेरिवेशन किया था, लेकिन आज के लेक्चर में वो नहीं करने वाले हैं। आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं कि इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो ध्यान से देखो कि बैटरी यहाँ पर है, बैटरी कुछ ना कुछ वर्क करता है। तो वर्क डन बाय बैटरी अगर निकालें हम, वर्क डन बाय बैटरी, तो मान लो बैटरी ने, मतलब स्मॉल चार्ज Q की वजह से बैटरी के ऊपर वर्क डन निकालूं, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला जाता है वो आपको पता होगा कि अगर स्मॉल चार्ज dq की बात करूं तो dq इंटू बैटरी का EMF क्या है, V, Q इंटू V करते हैं ना, तो वर्क डन ये आ जाएगा Q इंटू V। ये क्या है, वर्क डन बाय बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी जितना वर्क करेगा, आप कॉन्सेप्ट को ध्यान समझो, थोड़ा 2 मिनट सुन लो, उसके बाद तो कॉन्सेप्ट ईजी है। बैटरी देखो जितना वर्क करेगा वही वर्क, एक तो इंडक्टर, एक तो यहाँ पर रजिस्टर है, जो कि रजिस्टर के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब कुछ ना कुछ ये जो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी इसके ऊपर। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो एनर्जी लॉस होती है, यहाँ पर लिखो एनर्जी लॉस इन रजिस्टर। हमको पता ही है एनर्जी लॉस इन रजिस्टर कितना होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट।
तो उसका एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आता है, मान लो हीट का एनर्जी लॉस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है I²R T, ये फॉर्मूला आता है एनर्जी लॉस इन द रजिस्टर। अब बात करें इंडक्टर, तो टोटल बैटरी जितना वर्क करेगा कुछ ये रजिस्टर खा जाएगा एनर्जी लॉस की हीट के फॉर्म में, और बाकी का जो एनर्जी होगा वो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर अपने अंदर बाकी की एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसी को हम डिराइव करेंगे कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो देखो ये है बैटरी का मतलब वी हम दिख रहे हैं, तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूँ देखो dt से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा v dt इक्वल टू हो जाएगा L di और इक्वल टू हो रहा है आई आर, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन मैं क्या कर, देखो मेरा एम क्या है करने का कि मैं इसमें कुछ किसी तरह से जो ये फॉर्मूले को सेट करना चाहता हूँ, तो जिससे इंडक्टर वाला जो फॉर्मूला बचेगा हमारा इंडक्टर की एनर्जी बन जाएगी। तो देखो कर क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे वी डी टी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे वी डी टी आ चुका है, और डी क्यू हमको पता है कि आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, लेकिन अगर मैं लिखूँ डी आई तो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी जगह पर मैं आई डी टी लिख सकता हूँ, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी की जगह पर, सॉरी देखो यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू मैं आई डी टी लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर डी क्यू इसकी जगह पर आई डी टी लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो आई डी टी इंटू वी। तो देखो यहाँ पे v और dt तो है हमारे पास, देखो ये वर्क डन बाय बैटरी है, वर्क डन टोटल वर्क डन बाय बैटरी जिसको मैं v से देखो, तो v और dt तो है हमारे पास, i टर्म मिसिंग है, यहाँ पे क्या है i का टर्म मिसिंग है। उसी हिसाब से देखोगे एनर्जी लॉस इन रजिस्टर, यहाँ पे देखो आई आर है, यहाँ पे देखो अच्छा यहाँ पे dt आएगा, एक हमने dt से इसको डिवाइड किया है ना, तो देखो यहाँ पे ये I²R, अगर मैं स्मॉल टाइम d की बात करूँ तो I²R dt हो जाएगा। तो यहाँ पे आई आर और डी टी तो है, लेकिन यहाँ पर भी एक आई का टर्म मिसिंग है, तो मैं क्या करता हूँ पूरी इक्वेशन में आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्यों किया, इसको मैं ये फॉर्मूला को सेट करने के लिए कर रहा हूँ। वर्क डन में बैटरी क्या है, आई डी टी इंटू वी, हमने क्यू की जगह पर आई डी टी रखा इंटू वी, ठीक है। और हीट लॉस इन रजिस्टर क्या है, I²R dt, ठीक है। तो ये दोनों टर्म यहाँ पे सेट हो रहा है, और यहाँ पे जो इंडक्टर वाला बचेगा वो इंडक्टर की एनर्जी बच जाएगी, इंडक्टर एनर्जी लॉस इन इंडक्टर। तो हमने dt से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो v dt हो गया L di आई आर dt हो गया। अब इसको i से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हो जाएगा आई वी इंटू डी टी इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है L i di हो जाएगा, L i di, और यहाँ पे क्या हो जाएगा I²R dt, यहाँ पे हो जाएगा I²R dt। मैं स्मॉल टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो मान लो यहाँ पे मैं 0 से लेके t टाइम तक बात कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं 0 से लेके t टाइम तक बात कर रहा हूँ, तो इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 से लेके t तक, करंट को फ्रॉम, मान लो t इक्वल टू 0 पर करंट है 0, जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे करंट 0 है, और t टाइम के बाद मान लो उसके अंदर करंट i है, तो 0 से लेके i तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ टाइम को हम 0 से लेके t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर आई वी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t, तो आई वी इंटू टी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क डन बाय बैटरी, क्या है हमारा टोटल वर्क डन बाय बैटरी फ्रॉम 0 से लेके टाइम t तक, तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी, तो हमारा ये जो आ रहा है ना, ये है वर्क डन बाय बैटरी। देखो यहाँ से आई वी इंटू डी टी, आई वी इंटू डी टी वर्क डन बाय बैटरी, ओके। और उसको मैं इंटीग्रेट कर दिया, मतलब क्या है कि टोटल वर्क डन बाय बैटरी। तो बैटरी जितना वर्क करेगा, बताओ बैटरी जितना काम करेगा उसमें से कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, और कुछ इंडक्टर स्टोर कर देगा अपने इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर कर देगा। तो ये तो है हमारा हीट लॉस इन इंडक्टर। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि जो इंडक्टर है उसके अंदर रेजिस्टेंस 0 है, बिकॉज अगर इंडक्टर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उसके अंदर भी हीट लॉस होगा, लेकिन उसको रेजिस्टेंस को इग्नोर करके यहाँ पर देख रहे हैं कि इंडक्टर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो ये जो एनर्जी है ना, अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा Li²/2। देखो i का इंटीग्रेशन I²/2, लिमिट्स पुट करेंगे तो Li²/2। तो ये हमारा एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन
इंडक्टर। ये बाकी दो टर्म का हमको पता है, हमारा आज का काम जो है सिर्फ यही काम है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितना होता है, तो बस उससे ही हमको काम है, तो उसी का डेरिवेशन हम फर्दर लेके जाते हैं हम। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब मैं उसी को सॉल्व करता हूँ, तो डी लिखता हूँ मैं। देखो डी क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, एल आई फ्रॉम लिमिट 0 से लेके आई इंटू डी आई। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u आ जाएगा मेरा, हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। क्या आ जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो यही है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। कैसे निकाला हमने किरचॉफ लॉ की मदद से हमने इक्वेशन निकाला। उसके बाद हमको पता है कि वर्क डन बाय बैटरी कितनी होती है और हीट लॉस इन द रजिस्टर कितना होता है। तो हमने बोला बाकी का जो होगा वो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर होगा, और उसी की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि आती है हाफ एल आई स्क्वायर। कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फॉर्मूला नोट कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। फॉर्मूला को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अभी हमने करंट के टर्म में निकाला है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी निकाल देंगे, लेकिन अभी आप नोट करो कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर आता है हाफ एल आई स्क्वायर। एल इज द इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और आई क्या है, करंट, मतलब करंट कितना सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना करंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जो है सर्किट के अंदर बाय करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इंडक्टर कभी काम करता है जब चेंज होगा, फैराडेस लॉ। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसी एनर्जी के टर्म को, ये फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है, अब इसी एनर्जी के टर्म को हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। आज सारे टॉपिक छोटे छोटे ही हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम क्या करता हूँ, यहाँ पे इसी इंडक्टर को थोड़ा बड़े में ड्रॉ करूँ। तो यहाँ पे देखो ये मेरा इंडक्टर है जो कि एक सोलेनॉइड जैसे दिखता है। सोलेनॉइड को भी आप इंडक्टर मान सकते हो, ठीक है। इसके अंदर कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर अभी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इस तरह से अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और सोलेनॉइड है जिसके अंदर मान लो n टर्न्स हैं। तो हमने सोलेनॉइड के उधर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना देखा है जिसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा है। और सोलेनॉइड का इंडक्टेंस भी हमको पता है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। अगर आपने लेक्चर देखा होगा, सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस आता है वो आता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं आपने। ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है और एल इसका लेंथ है। ओके, म्यू नॉट तो क्या है, परमिएबिलिटी है। तो हमारा इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला आता है। तो देखो ध्यान से, हाफ एल आई स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हमको लाना इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि बिकॉज इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसी फॉर्मूले को हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे, एल की जगह पर दिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पर करंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, करंट इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कि बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। ये लिख सकता हूँ ना, करंट इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। तो उसी वैल्यू को, दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू इक्वल टू हो रहा है, देखो ध्यान से, हाफ एल की वैल्यू क्या है कि म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल और इंटू ये एल की वैल्यू आई स्क्वायर। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो यहाँ से एन स्क्वायर और एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट स्क्वायर। ओके, तो एक स्क्वायर से ही म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, चलो इतना बच रहा है। तो ये हमारा यू का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू ए इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू एल। इसको मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ को मैं, इसको एरिया इंटू लेंथ को मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, ओके, जिसको मैं वी से डोनेट करता हूँ, वॉल्यूम, कैपिटल वी जो कि है वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला आ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आ गया है। जैसे हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, याद है कि नहीं आपको,
कैपेसिटर वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि उसके अंदर फॉर्मूला इस तरह से आता था। इस सर्किट को हटा के मैं कैपेसिटर वाला एक बार आपको दिखा देता हूं, तो आपको याद आ जाएगा कि हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे पास इस तरह से कैपेसिटर होता था, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किस तरह से स्टोर होती थी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से कैपेसिटर के अंदर हम जो है एनर्जी स्टोर होती थी। यहाँ पे एंड इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का था उसको हम इग्नोर करते थे, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती थी इसके 3 फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला याद रखें तो हाफ CV² ये फॉर्मूला आता था। अगर मान लो इसका कैपेसिटेंस C है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V है, तो ये फॉर्मूला आता था। और एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम स्मॉल यू से डिफाइन करते हैं, ये हमारा कैपिटल U का फॉर्मूला है। अगर मैं स्मॉल u का फॉर्मूला लिखूं तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। देखो ध्यान से, जो एनर्जी है मतलब स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होती है। और देखो हमारे फॉर्मूले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। उसी तरह से हमने ये फॉर्मूले से, देखो ये फॉर्मूला हम लेके आए थे, उसी तरह से हम ये वाले फॉर्मूले से लेके ये वाला फॉर्मूला लेके आए हैं कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड का टर्म आ गया। तो यहाँ पर भी एनर्जी डेंसिटी निकाला था हमने, और यहाँ पर भी हम एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे। तो देखो U/V करूँगा मैं, इक्वल टू हो रहा है B²/2 μ0। तो इसी को हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसी को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिसका फॉर्मूला आता है B²/2 μ0, इसको अब याद रखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है एनर्जी डेंसिटी का इन द इंडक्टर B²/2 μ0। कभी सोलेनॉइड भी दिया हो तो भी यही फॉर्मूला आएगा, बिकॉज सोलेनॉइड इंडक्टर दोनों एक ही होता है। देखो ध्यान से, इंडक्टर सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन, और मतलब सोलेनॉइड ही तो इंडक्टर होता है। तो देखो ध्यान से, μ/V की वैल्यू एनर्जी डेंसिटी जो कि B²/2 μ0 आ रहा है। तो आज के लेक्चर में आपको 2 फॉर्मूले याद रखे हैं, एक तो एनर्जी स्टोरिंग इंडक्टर हाफ Li², और दूसरा फॉर्मूला याद रखना है आपको एनर्जी डेंसिटी का जो कि B²/2 μ0 है। तो इसके बेस पे क्वेश्चन जो है ना हम मतलब रैपिड फायर राउंड में करेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो रैपिड फायर राउंड का होगा, और इसके बेस पे हम उसके क्वेश्चन करेंगे। आज सेकंड टॉपिक पढ़ देते हैं, जो कि होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, जिस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर होता है उसी तरह से होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अगर आपको उसको सार बताऊं ना, तो जो रेजिस्टेंस का होता है वही इंडक्टेंस का होता है। ठीक है, उसको 2 मिनट में हम प्रूफ कर देते हैं, उसके बाद हम जो है, और उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आता है, इसलिए लेक्चर को मिस मत करना, देख लो ध्यान से पूरा लेक्चर। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। 5 मिनट का टॉपिक है, सुन लो, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तो आपके लिए फायदा होगा कि आपने टॉपिक छोटा सा टॉपिक मिस नहीं किया, इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंटली इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्या पता अगर आपकी नसीब खराब हो तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसलिए अगर आप सीख लोगे ना तो तब होप करोगे इसके ऊपर क्वेश्चन आए, जो कि इजी टॉपिक है एकदम। तो इसके सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस तरह से होता है। मान लो हमारे पास 2 इंडक्टर जो है सीरीज में लगे हैं इस तरह से। ठीक है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, और बैटरी के अक्रॉस कनेक्टेड है। मान लो इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है। तो इसका अगर इक्विवेलेंट हम इंडक्टेंस लिखें, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस लिखें, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा होगा L इक्विवेलेंट, और ये मेरा पॉइंट हो जाएगा A, ये मेरा पॉइंट होगा B। ओके, सिंपल से डेरिवेशन कर लेते हैं, 2 मिनट का प्रूफ ले लेते हैं हम। देखो L1 L2 उसका इक्विवेलेंट आ जाएगा L इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से अगर VA माइनस VB लिखूँ, अच्छा मान लेता हूँ यहाँ पे जो करंट I फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर भी करंट I फ्लो कर रहा होगा, और अभी मान रहा हूँ कि करंट इंक्रीजिंग है। वैसे आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चाहे जो मानो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो मान लेता हूँ किसी करंट इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस किस तरह से बनाएगा, करंट इंक्रीजिंग है तो चाहेगा उसको डिक्रीज करें, तो यहाँ पर इस तरह से पोलैरिटी बनाएगा वो, यहाँ पर भी इस तरह से पोलैरिटी बनेगी। भाई करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस करंट इस तरह बने जिससे कि उसको अपोज करे, तो यहाँ पर इस तरह से पोलैरिटी बनेगी। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करूँ तो देखो हो जाएगा VA
पॉजिटिव से नेगेटिव तो नेगेटिव, माइनस एल डी आई बाई डी L1 डी आई बाई डी टी। अच्छा, करंट तो सेम ही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो करंट यहाँ पे भी आई होगा, करंट तो सेम ही होगा, माइनस L2 डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से अगर वी ए माइनस वी बी लिखूँ तो हो जाएगा L1 प्लस L2 इंटू हो रहा है डी आई बाई डी टी, यही हो रहा है ना। और उसी हिसाब से यहाँ पर भी लिख लें हम, पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा वी ए माइनस एल इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा वी बी। सिंपल सा प्रूफ है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का आता है वही इसका आता है। तो वी ए माइनस वी बी क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, वो हो जाएगा एल इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ध्यान से देखो, दोनों कंपेयर करेंगे तो एल इक्वलेंट की जो वैल्यू है वो L1 प्लस L2 आ जाएगी। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन था वही इंडक्टेंस का। यहाँ पर इसके बेस पे चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाए, चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज का, चाहे पोटेंशियल वाले मेथड का, चाहे कोई भी क्वेश्चन बनाए, जो आप रजिस्टर में लगा देते वही इसके अंदर लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस अपना काम बन जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। बाकी सारे कहानी जो रजिस्टर में थी ना, वही कहानी इसके अंदर लगा देना, सेम हो जाएगा। अच्छा, ध्यान रखना, अभी हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं इंडक्टेंस का, उसके अंदर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब भाई एक की वजह से दूसरे में भी हो सकता है ना फ्लक्स जनरेट, उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाता है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाता है। तो अभी बताता हूँ उसको, पहले आप इसको नोट कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस तरह से दो इंडक्टर लगा होगा, और यहाँ पे दो इंडक्टेंस, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, उसी को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मान लो L1 है, ये L2 है, ये मेरा पॉइंट A है और ये मेरा पॉइंट B है। इसका L इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ यहाँ पे तो इस तरह से बना सकता हूँ, ये L इक्विवेलेंट, मान लो इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, ये है VA, ये है VB। तो यहाँ से करंट I फ्लो किया, मान लो यहाँ पे करंट I1 गया, यहाँ पे करंट I2, तो उसमें हमने वोल्टेज कंपेयर किया था। यहाँ पे क्या करेंगे, हम करंट को कंपेयर करते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। भाई यही करंट तो इसमें डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 लिख सकता हूँ ना मैं। ओके, तो यहाँ पे अगर I1 देखो, यहाँ पे इसका दोनों का पोटेंशियल सेम ही होगा। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा V, बिकॉज भाई VA माइनस VB दोनों का सेम होगा ना। देखो पोटेंशियल का पॉइंट दोनों का सेम है, तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं L1 डी I1 बाई डी टी, और V इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ L2 डी I2 बाई डी टी। ठीक है, इस तरह से V। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके क्रॉस मान लो पोटेंशियल V है, तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं VA माइनस VB को मैं V लिख रहा हूँ, ध्यान रखो VA माइनस VB को मैं V लिख रहा हूँ। तो V इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं कि L इक्वेलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। बस इसी फॉर्मूले को इसके अंदर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी आई इक्वल टू डी I1 प्लस डी I2। बस उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो डी I1 की वैल्यू क्या होगी, वी डी टी अपॉन L1, वी डी टी अपॉन L1, इसकी वैल्यू होगी वी डी टी अपॉन L2, डी आई की वैल्यू क्या होगी, वी डी टी अपॉन L इक्वेलेंट, तो वी डी टी कैंसल, तो 1 अपॉन L इक्वेलेंट आ रहा है 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो वही जो हमारा रजिस्टर में आया था वही फॉर्मूला आया है, देखो ध्यान से। खाली कैपेसिटर में अलग होता है, कैपेसिटर में हमने देखा था ना कि रजिस्टर का उल्टा होता है। तो देखो ये मेरा L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो वैसे तो आपको फॉर्मूला आप सिर्फ एक बार देख लो मैं क्या करा रहा हूँ, बस अभी एक भी बार आप देख लोगे ना, आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर याद रहेगा, लेकिन एक बार देखना जरूरी है।
अगर आपने देखा ही नहीं हो तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर आ गया तो क्या करोगे उसके अंदर? आप बोलोगे क्या लगेगा उसके अंदर फॉर्मूला, तो वो सब आप सोचते रह जाओगे। इसको बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन ये टॉपिक बताना जरूरी है। ओके अच्छा, इसमें हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया था। ध्यान रखना कि मतलब पहले सीरीज का फॉर्मूला आया था उसके अंदर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया था। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, मान लो हमारे पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, मान लो L1 है, ये L2 है। तो भाई सोचो ये अब अगर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा I, और करंट अगर वेरिएबल है, मान लो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I, और अगर करंट वेरिएबल है तो भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर जाए और इसके वजह से इसमें भी फ्लक्स जनरेट हो जाए, और सॉरी इसके वजह से इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो और उसके अंदर करंट जनरेट हो। ठीक है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसको अफेक्ट कर सकती है इस तरह से। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? कहने का मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर जाए और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एंटर कर जाए। ठीक है, इसलिए जो अगर हम देखो यहाँ पे इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज कंसीडर, आपको एक क्वेश्चन में दिया रहेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करें तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है ना सीरीज फॉर्मूला, तो हमारा जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है सीरीज में वो आता है L1 प्लस L2 प्लस और माइनस 2M, प्लस और माइनस 2M, वेर M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये फॉर्मूला आता है अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर करो तो। ठीक है, प्लस और माइनस 2M क्यों लिखा? अगर दोनों कॉइल सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों कॉइल अगर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब इसका कॉइल का रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो, तब यहाँ पे प्लस 2M होगा। अगर दोनों कॉइल अपोजिट डायरेक्शन में हो तब यहाँ पे माइनस 2M होगा। देखो ध्यान से, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये देखो दोनों कॉइल का डायरेक्शन और मतलब कॉइल को रोटेशन का डायरेक्शन सेम हो, जैसे एक इस तरह से रोटेट कर रहा है, मान लो एक इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे इसका करंट इस तरह से आ रहा है, इसका करंट देखो इस तरह से आ रहा है, तो दोनों करंट में फ़र्क है ना, कॉइल को रोटेशन में फ़र्क हो ना। तो अगर दोनों कॉइल का देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर दोनों कॉइल सेम सेंस पे रोटेट कर रहे हैं, इफ कॉइल आर कनेक्टेड, या तो ऐसा लिख दो कनेक्टेड और कॉइल्ड इन सेम सेंस, सेम सेंस में अगर कॉइल्ड होंगे तब हमारा जो L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा L1 प्लस L2 और हो जाएगा प्लस 2M। ठीक है, और अगर अपोजिट सेंस में इफ कॉइल्स आर, एक बार देख लो बस फॉर्मूले को, इफ कॉइल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट सेंस तब इसको जो फॉर्मूला आ जाता है L इक्विवेलेंट का वो आ जाता है L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, कॉइल अगर सेम सेंस में अगर रोटेट हो तो फॉर्मूला आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, और कॉइल अगर अपोजिट सेंस में रोटेट कर रहे हो, मतलब अपोजिट सेंस में यहाँ पर कॉइल किए हों, तो फॉर्मूला आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। भाई अपोजिट सेंस में होंगे, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसका और इसका फ्लक्स अपोज करेगा, तब जो है माइनस आ जाएगा। सेम सेंस में होंगे तो प्लस 2M आ जाएगा। 2M क्यों लिखा है यहाँ पे? भाई इसका भी और इसका भी दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस 2M हो जाएगा, और इसका और म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू, और इसका और इसका, और ध्यान रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के लिए सेम ही होता है ना। मैंने आपको बताया था कि अब चाहे इसमें इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, चाहे इसका इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, आंसर सेम आता है, इसलिए उसकी वैल्यू M ही आती है। M1 प्लस M2 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। अगर आपने अच्छे से म्यूचुअल इंडक्टेंस का लेक्चर देखा होगा ना, मैंने बताया था, अब चाहे पहले की वजह से दूसरे म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालो, चाहे दूसरे की वजह से पहले में निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ M प्लस M लिखा है तो 2M हो गया, और यहाँ पे प्लस 2M, और अगर अपोजिट सेंस में करंट कनेक्टेड हो तो माइनस 2M हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया ना, तो इसको आप नोट कर लो। और एक बात होती है, मतलब रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस,
क्या पता कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। उसका जो फॉर्मूला आता है m इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ L1 L2। ये मेरा रिलेशन होता है, ठीक है, ये मेरा रिलेशन होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। मान लो दो यहाँ पे इंडक्टर लगे हों तो म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये फॉर्मूला आप जो है यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो m है ना उसकी जगह पर अंडर रूट ऑफ L1 L2 भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी। ओके, तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। अब जो है छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको आपको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार देख लिया तो एग्जाम में आपको याद रहेंगे और उसके बेस पे आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है उसको हम रैपिड फायर राउंड में लेंगे। आज के लेक्चर बस इतना ही समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं आपको रैपिड फायर राउंड में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बाय बाय।